कहानी शुरू होती है एक नैरेटिव नोट के साथ जो हमें बताती है कि हजारों सालों बाद स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा रिवाइव होने लगी है। अंडरवर्ल्ड की केव जो हजारों सालों से बंद थी, उसकी सील भी अब कमजोर पड़ चुकी है। डीमंस के बचे कुचे वंशज जिन्हें उस अंडरवर्ल्ड के अंदर कैद किया गया था, अब वो फिर से अपने इविल प्लान बनाने लगे हैं। उन्हें हासिल करना है जेट पल, जो एक ऐसी शक्ति है जो तीनों रियल्म्स पर कंट्रोल दिला सकती है। इसी के साथ जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी जन्म लेता है डेस्टिनी चाइल्ड, जो अपनी पावर को उजागर कर अंधेरे से लड़कर इस क्लैमिटी को प्रोटेक्ट करेगा। वो हैव्स का डिसेंडेंट अकेले इस युद्ध को कैसे लड़ता है, यह हमें इस कहानी में देखना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक शुरुआत है एक महायुद्ध की। सीन शिफ्ट होता है, हम अपने हीरो जाउजन को देखते हैं। पूरी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि मॉडर्न होने के बावजूद भी यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिवाइव कर लिया गया है, जिससे लोग फिर से मार्शल आर्टिस्ट बनने लगे हैं। और अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल उन्हें माना जाता है, जो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करके टॉप पर पहुंचते हैं। चारों तरफ प्लेट्स लगे हुए थे। जाउजन उनमें से एक प्लेट को उठाकर देखता है और कहता है, मैं मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने सपने से अभी बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन मैं सबसे ताकतवर बनकर टॉप पर जरूर पहुंचूंगा। इसके बाद जाउजन को अपने मार्शल आर्ट कोच के पास दिखाया जाता है, जो उसके रिजल्ट्स को देखकर उससे कहते हैं, इस बार तुम्हारे रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट में फेल हुए हो। इतनी फोकस के साथ पढ़ाई कैसे कर लेते हो बेटा? फिर कोच कहते हैं, मुझे पता है कि यह पढ़ाई का नहीं, मार्शल आर्ट का जमाना है, लेकिन तुम तो उसमें भी फिजडी हो। जब तुम इस स्कूल में पहली बार आए थे, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। इसी वजह से मुझे तुम में उम्मीद जागी और मैंने तुम पर अपना 100% दिया। मेरे इतने अच्छे से सिखाने के बावजूद भी अब 1 साल हो गया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि तुमने अभी तक अपनी स्पिरिट रिंग भी एक्टिवेट नहीं की, और अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ये सारी बातें जाउजन बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब उसके टीचर कहते हैं कि अब वो उसे एक्सपेल कर देंगे, तो उसका चेहरा बन जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके कोच तो उसके सामने रेस्ट्रिक्शन नोट जारी कर देते हैं, जिस पर उसे साइन करना था। इससे पहले कि वो साइन करता, रूम में उसकी दोस्त की एंट्री हो जाती है, जो हीरो वाली एंट्री लेते हुए कहता है, खबरदार अगर तूने साइन किया तो। और फिर वो आते ही कोच के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने अच्छे दोस्त जाउजन को डिस्ट्रैक्ट करने की, जबकि ना तो उसने रूल ब्रेक किया है, ना उसने कभी वायलेंस किया, ना आपके खिलाफ गया, ना आपको बुरा भला बोला। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, क्लासेस में थोड़ा लेट आता है, थोड़ा स्लो सीखता है। 1 साल से लगातार प्रैक्टिस करने पर भी अपनी स्पिरिट रिंग नहीं जगा पाया, तो इसमें इसकी क्या गलती? ऐसा लग रहा था कि ये दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि उसकी तारीफ से ज्यादा बुराई कर रहा था। बेचारा जाउजन उसे रुकने को कहता है। वो कहता है, रुकना, मैं हूं ना, मैं संभालता हूं। फिर वो कोच को धमकी देता है, अगर आपने इसे निकाला तो मैं भी यहां से रेस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। उसे लग रहा था कि अब कोच को उसकी बात माननी पड़ेगी, पर उल्टा कोच खुश होते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज मैं किसका मुंह देखकर उठा था? मेरे लिए तो दुगनी खुशी की बात है, दोनों निकल जाओ। बेचारे जू का तो चेहरा बन जाता है और जाउजन बोलता है, तू सच में मेरा भाई है। जब जाउजन कॉलेज से वापस जा रहा था, तो उसके बुलीज उसके नाम का एक बैनर जारी कर देते हैं, जिसमें सिर्फ उसकी बुराइयां लिखी हुई थी और उसे लूजर बोला जा रहा था। इसे देखकर तो जाउजन का दिल कर रहा था कि इनको जान से मार दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी पीछे से एक लड़की की एंट्री होती है, जो कहती है, देखो हीरो की एंट्री हो गई। इस लड़की का नाम जियांग था। उसे देखते ही जाउजन का चेहरा बन जाता है, और वो भी उसे तंज भरी निगाहों से घूर रही थी। आसपास के स्टूडेंट्स उन दोनों को देखकर कहते हैं, आखिर इन दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। फिर जिस स्टूडेंट को पता था, वो सारी कहानी एक्सप्लेन करते हुए कहता है, पिछले साल तक जियांग चाइनीज कैलीग्राफी में टॉप पर आती थी, लेकिन पिछले साल जाउजन ने उससे वो टाइटल छीन लिया, और इसी वजह से वह उससे दुश्मनी करके बैठी हुई है। वो उसे फूटी आंख बर्दाश्त नहीं करती। स्टूडेंट्स उनके बीच की फाइट देखकर मजे ले रहे थे, वो उनके कोल्ड वॉर को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ जियांग जाउजन को ताना मारते हुए कहती है, मिस्टर हीरो, क्या तुम मुझे बताओगे कि कॉलेज में हमेशा नंबर 1 पर रहने की आखिर तुम्हारी टेक्निक क्या है? उसके साथ ही बाकी लोग भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, मिस, आपने इसे नंबर 1 कहा, आपने ये नहीं कहा कि नीचे से नंबर 1। कहीं आपकी बातों से बेचारा सपने न देखने लग जाए नंबर 1 बनने के, जो इसकी औकात के बाहर है। वो सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो उसे धक्का मारते हुए वहां से निकल जाता है। जाउजन को इस तरह का एटीट्यूड शो करता देखकर जियांग से रहा नहीं जाता। वो कहती है, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, आखिर ये अकड़ किसको दिखा रहा है, जिसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, और वो ऐसे ही उसके पेरेंट्स के बारे में बकवास किए जा रही थी। हमारे हीरो को गुस्सा आता है। वो उल्टे हाथ का एक रसीद थप्पड़ देता है, बेचारी जमीन पर गिर जाती है। वैसे यहाँ एक खास चीज होती है, जाउजन के हाथ पर हमें उसकी स्पिरिचुअल रिंग दिख जाती है, जो शायद उसके गुस्से में होने की वजह से एक्टिवेट हो चुकी थी। अब ये थप्पड़ खाने के बाद मैडम चुप रहने वाली कहाँ थी? वो फटाफट से कॉल लगाती है अपने आशिकों को और पहुंचा देती है उन्हें जाउजन के सामने, जो उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। जी भर के पीटने के बाद जियांग का गुंडा बॉयफ्रेंड जाउजन को टोकते हुए कहता है,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी पर हाथ उठाने की? तूने सोचा भी कैसे कि इसके बाद तेरी हड्डियां सलामत रहेंगी? अब भी मौका है, जा और जाकर उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग। लेकिन जाउसन किसी भी हाल में अपनी प्राइड को डाउन करने को तैयार नहीं था। वो कहता है, मार ले जितना मार सकता है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। यह सुनकर तो उस गुंडे का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जाउसन को पीटने लगता है। पिटाई के दौरान गलती से जाउसन का फोन उसकी जेब से बाहर गिर जाता है। तभी इन लोगों को उसके फोन में रखी एक लड़की की फोटो मिलती है। लड़की बेहद खूबसूरत थी। अब बस क्या था, ये सब उस पर घटिया बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, ऐसी लड़की तेरे जैसे लूजर के पास क्या कर रही है? दूसरा बोलता है, एक काम कर, इसका नंबर दे, जरा हम भी तो खेलें। अब ये सुनते ही जाउसन का खून खौल उठता है। इससे पहले कि वो कुछ कहे या करे, वो सब फिर से उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। इसी दौरान उसके हाथ में पहनी स्पिरिचुअल रिंग फिर से एक्टिवेट हो जाती है। एक पल के लिए उसकी बॉडी हल्के से ग्लो करने लगती है, फिर तुरंत शांत हो जाती है। किसी को भी ये ध्यान नहीं देता कि कुछ अनोखा हो रहा है। तभी आसमान का मौसम अचानक बदलने लगता है। काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है। सबको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन तभी आसमान से एक जबरदस्त बिजली का वार सीधे जाउसन पर गिरता है। बिजली की वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है और अगले ही पल उसकी बॉडी पूरी तरह ग्लो करने लगती है। वो हवा में फ्लोट करने लगता है। अब इन सबके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इतना खतरनाक ऑरा कभी नहीं देखा था। और तभी जाउसन ब्रेक थ्रू करता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर सीधे हेवंस 9th लेवल तक पहुंच जाती है। उसी वक्त ऊपर किसी और जगह एक रहस्यमयी लड़की को इसका सिग्नल मिलता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती थी वक्त आ गया है उसके जागने का। नीचे जाउसन अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी सारी इंजरीज अपने आप हील हो चुकी थी। वो अब सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाया था, बल्कि उसने जेट ब्लैक इम्प्रिंट लेवल तक का ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब तक की सारी ज्यादतियां याद कर वो गुस्से से भर उठता है। तभी बाकी गुंडे फिर से कहते हैं, ये क्या नौटंकी कर रहा है, इसे खत्म करो। वो सब अपने हथियार निकालकर उस पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन अब जाउसन पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि किसी को भी उसका मूव तक दिख नहीं रहा था। वो तेजी से एक एक कर सबको पकड़कर दीवारों से दे मारता है। उनके अटैक अब उस पर असर नहीं कर रहे थे, बल्कि जब वो उन्हें पंच मारता, वो सीधा उड़ते हुए कई फीट दूर जा गिरते हैं। जाउसन के हल्के से हाथ लगने पर उनकी हड्डियां चरमरा उठती थी। अब वो उन सबको अपने सीखे हुए हर मार्शल आर्ट टेक्निक से ढूंढने लगता है। तभी एक गुंडा अपने वेपन से उस पर वार करने आता है, लेकिन जाउसन बड़े आराम से उसका हथियार पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। अब वो अपनी असली ताकत दिखाने के लिए स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और एक जबरदस्त पंच हवा में मारता है। वो चिल्लाकर कहता है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मुझे नीची नजरों से देखेगा, उसका यही हाल होगा। अब उसे ये भी एहसास हो चुका था कि उसे कॉलेज से निकालने के पीछे जियांग का ही हाथ था। वही थी जिसने कोच को भड़काया था। गुस्से में वो उस गुंडे को हवा में उछालता है और उड़ते हुए एक जबरदस्त किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जब वो उसका वेपन दीवार से निकालता है, तो सामने वाला डर के मारे कांपने लगता है। वो कहता है, अगर तूने मुझे मारने की सोच भी ली ना, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जाउसन कुछ नहीं कहता, बस हल्के से उसके गाल पर कट लगाकर उसकी बोली बंद कर देता है। फिर उसके पास जाकर ठंडी आवाज में कहता है, अगर अगली बार मेरे रास्ते में आया या मुझसे पंगा लिया, तो तेरी लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। वो बंदा तो जाउसन के इस खतरनाक डायलॉग को सुनकर ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जाउसन के फोन को दिखाते हैं, जिसमें एक अजीब सी चीज डाउनलोड हो रही थी, जिसके बारे में जाउसन को खबर नहीं पड़ती। नेक्स्ट सीन में जाउसन को दिखाते हैं, जो कि घोड़े बेचकर सो रहा था। काफी अच्छी फाइट लड़ी है ना, इसलिए थक गया है बेचारा। तभी उसके फोन में जो अननोन सी चीज डाउनलोड हुई थी, वो उसे कॉल करनी शुरू कर देती है। वो नींद में था, तो उसे लगता है कि उसके दोस्त का फोन है, जिसमें से आवाज आ रही थी कल्सन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसे लग रहा था कि सच में उसका दोस्त ही है। वो कहता है, नींद में तुझे पकाने के लिए मैं ही मिलाऊं क्या? ये बोलने के बाद वो कॉल को अवॉइड करता हुआ फिर से सो जाता है। पर तभी अचानक से उसके फोन में से तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो जनाब कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुके थे। वह जगह हवा में फ्लोट कर रही थी, और हमारा हीरो ऐसे प्लेस को देखकर हैरान था कि ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। हमें पता लगता है कि यह 9th लेवल का हेवन है। जाउसन को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी के साथ एक टेरी समन हो जाती है, जो कि जाउसन का स्वागत करते हुए बताती है, स्वागत है तुम्हारा दुनिया के दूसरे छोर में। इस जगह को हेवनली कोर्ट कहा जाता है, जहाँ पर वेस्ट को मैनेज और रिसाइकल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे किस तरीके के वेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर कल्टीवेटर्स की बात हो रही है, जो कि करप्ट हो जाते हैं और इविल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें लाया जाता है, धोया जाता है और वापस से एक अच्छा कल्टीवेटर बनाकर नीचे भेज दिया जाता है। इस डिवाइन फेरी का नाम युगिन था, जो कि खुद को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर बता रही। जाउसन तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हुआ जा रहा था। वो उसे हाथ मिलाता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर शो होने लगती है। यह देखकर युगिन बोली,
हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। अब इस लड़के को तो अलग ही मस्ती छड़ी थी। इसे लग रहा था कि यह सपना है और यह खूबसूरत सी लड़की इसकी कोई फैंटेसी है। वो तो उसे छूना भी शुरू कर चुका था। युगिन को लग रहा था कि यह कोई सवाल पूछेगा इस जगह से रिलेटेड, पर यह बंदा तो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगा। अगर यह सपना नहीं है तो तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। पर युगिन उसे सबक सिखाने के लिए खुद से दूर करते हुए कहती है, ओह तो तुम्हें सपना देखना पसंद है, रुको अच्छा सपना दिखाती हूँ। और फिर जैसे ही वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, आसपास जितने भी इविल्स मौजूद थे वो सब इकट्ठा होकर एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। हमें पता लगता है कि यह वेपन असल में एक यूजलेस वेपन की स्पिरिट है। जॉकिन तो उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जोर से रॉर करता है और यह देखकर जॉकिन भी लाइक, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। उन दोनों को आमने सामने खड़ा करने के बाद युगिन वहां से साइड हटते हुए कहती है, लड़ो। उसके एक इशारे पर वो मॉन्स्टर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। एक मुक्के में ही हमारे हीरो को पता लग जाता है कि यह तो रियलिटी है, वो तो खामखा इसे सपना समझ रहा था। आखिर यह कैसी रियलिटी है? तभी युगिन उसे चुटकी बजाते हुए कहती है, तुम्हारा ऑफिशियल एग्जामिनेशन शुरू किया जाता है। वो मॉन्स्टर लगातार उस पर हमले किए जा रहा था, जिससे बचते हुए जॉकिन युगिन से सवाल कर रहा था, यह कैसा टेस्ट है, तुम कौन हो और मुझे टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि यह जगह कैसी है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पर युगिन उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहती है, फाइट पर ध्यान दो। अगर तुम इस फाइट में हार गए तो फिर हेवन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वैनिश कर देगा। इसलिए बेहतर है कि अपने फाइट पर ध्यान दो, वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। पर जाउजन फाइट करते हुए कह रहा था, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कब माना? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इस फाइट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए युगिन उस मॉन्स्टर को जिया का चेहरा दे देती है। वही लड़की जिसने उसे पहले बुली किया था, जो अब उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। फिर से वो उसकी मॉम और डैड के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी। यह देखकर जॉकिन को फिर से गुस्सा आने लगता है और वो उसे चुप रहने को कहता है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर वो रुकती नहीं, बल्कि इस बार अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करते हुए उसे बुरा भला बोले जा रही थी। वो तो यहाँ तक कह देती है, तुम जैसे कचरे को कभी जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जॉकिन अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज करते हुए एक पंच में उसे हिट करके नीचे गिरा देता है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि स्लाइड करते हुए जॉकिन उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने ही वाला था। जैसे तैसे उसने एज पकड़कर खुद को बैलेंस कर लिया, लेकिन तभी फिर से जिया उसके पास पहुंचकर उसके पैर को दबाकर नीचे फेंक देती है, ये कहते हुए, तुम जैसे कचरे का मरना तो डिजर्व करते हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम सबके लिए बस एक बोझ हो। उसने जॉकिन को नीचे फेंक दिया और अब वो जोर जोर से इविल हंसी हंसने लगी। पर तभी वहाँ एक ड्रैगन अपीयर होता है और हमें पता चलता है कि हमारा जॉकिन उस ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर वापस से एरिना में हाजिर हो चुका है। वो ड्रैगन के ऊपर से युगिन को घूरता है और युगिन बताती है, क्लिफ से नीचे गिरने को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए दूसरा मौका मिल रहा है अच्छे से लड़ना। जिया उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें दोबारा नीचे फेंक दूंगी। और उसकी ये हंसी जॉकिन का गुस्सा दुगना बढ़ा देती है। अब वो कहता है, तो फिर इस फाइट को कंटिन्यू रहने दो, मैं भी देखता हूँ आखिर ये कैसे जीतती है। इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये बोलने के बाद जब वो अपनी मार्शल आर्ट यूज करता है तो वो सच में उस मॉन्स्टर को कड़ी टक्कर दे रहा था। न केवल वो इस बार उसके हमलों से बच रहा था, बल्कि उस पर अटैक भी थ्रो कर रहा था। और तभी अचानक से देखते ही देखते उस मॉन्स्टर का फेस फिर से बदल जाता है और अब वो वही गुंडा बन जाता है जो पहले जॉकिन के हाथ को मरोड़ते हुए कह रहा था मेरे लिए यह खुदकुशी है छोटे लड़के, इसलिए मेरे साथ खेलना बंद कर। ये बोलकर वो उसकी छाती पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसे वो स्लाइड करता हुआ पीछे हट जाता है। अब उस मॉन्स्टर ने देखते ही देखते अपने हाथ को एक वुड कट्टर में ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिसमें से स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। और अब वो इस कट्टर का यूज करके काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जॉकिन को हिट करने की कोशिश कर रहा था। जॉकिन डॉज करते करते उस कट्टर के अटैक के इफेक्ट में आने वाला था, दो हाथों से उसे ब्लॉक कर लेता। हालांकि ऐसा करने में उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ रही थी। अभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस मॉन्स्टर के हाथों से हमारे जॉकिन ने उसका वेपन दूर फेंक दिया था, जिससे वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर जॉकिन को धोबी की तरह इधर उधर पछाड़ने लगता है। अच्छे से कपड़े की तरह धोने के बाद उसे फेंक कर एक पिलर की तरफ थ्रो कर देता है। जॉकिन के पिलर से टकराने के बाद वो पिलर दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस मॉन्स्टर को लग रहा था कि उसने फाइनली जॉकिन को जान से मार दिया है, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है। युगिन को भी जब कोई सेंस नहीं मिलता तो वह भी यही सोचती है कि जॉकिन मारा गया है। वो कहती है हमारा ये हीरो नहीं रहा, पर उसके बोल खत्म होने से पहले ही वहाँ जॉकिन की आवाज आती है, जिससे उन दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। जॉकिन फिर से खुद को संभालते हुए कहता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और यह एग्जामिनेशन आखिर किस चीज का है, लेकिन अब जब ये शुरू हो चुका है और मुझे मेरी लिमिट्स तक पहुंचा चुका है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। और फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करनी शुरू कर दी, जिससे काफी तेज एनर्जी और ऑनरा रिलीज हो रहा था। उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका था। फाइनली जॉकिन को अपनी पावर कंट्रोल करना आ गया था। अब वो कहता है, इस फाइट को तो मैं ही खत्म करने वाला हूँ। उसने एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया और साथ ही एक हिट के साथ उसे हवा में उड़ा दिया।
इस बार उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो तो हवा में ही उस मॉन्स्टर के साथ जंप करते हुए लगातार पंच बरसाने लगा। अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहता है, मैंने तुझे कहा था ना, दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर भी तूने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। और फिर वो उसके हाथ से उसका वेपन छीनकर उस पर लगातार लात पर लात बरसाने लगा। एंड में जब उसके पैर थक गए तो उसने एक जबरदस्त किक के साथ उसे नीचे एरिना में फेंक दिया और फिर उसी के वुड कटर का यूज करके उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक जबरदस्त एनर्जी के साथ उस मॉन्स्टर का खेल खत्म हो चुका था। उसके मरते ही वो इविल एनर्जी पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर जबरदस्त फाइट हुई थी, ये उस एरिना के चीथड़े देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था। साहकीन गहरी गहरी सांसें भर रहा था। जीतने के बाद तभी युगिन उसके पास आती है। वो तो उस पर भी हमला करने वाला था, लेकिन युगिन उसके अटैक को ब्लॉक कर चुकी थी। उसे एक टोकन पकड़ाते हुए कहती है, यह तुम्हारा वर्क बैज है। जाओकिन को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस बैज देखकर मुंह बनाने लगता है जैसे कि उसे वो नहीं चाहिए हो। पर युगिन उसे उसका काम समझाते हुए कहती है, हम लोगों का काम यहाँ पर आए वेस्ट को कलेक्ट करना, उसे हील करना और रिसाइकल करना है। यहाँ तुम्हें काफी रेयर ट्रेजर देखने को मिलेंगे। और फिर वो एक एक करके वहाँ के ट्रेजर्स दिखाने लगती है, जिनमें से एक फ्लाइंग क्लाउड को देखकर हमारा हीरो हैरान रह जाता है। वो जैसे ही उस पर सवार होता है तो उसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं, क्योंकि वो क्लाउड उसे पूरे इलाके का चक्कर लगवाकर वापस ले आती है। युगिन उसे बताते हुए कहती है, इस तरह के काफी सारे वेस्टफुल ट्रेजर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। पर जाओकिन भी लाइक, इतनी अमेजिंग चीज को तुम लोग वेस्ट कह रहे हो? युगिन मुस्कुराते हुए बताती है, नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन इमोर्टल्स के लिए ये वेस्ट है, मॉर्टल्स के लिए ये खजाना है। वो इनका यूज करके ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और अपनी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। यह सुनकर जाओकिन के कान खड़े हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसका यूज करके हम अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करके मॉडल बन सकते हैं? उसकी बातों पर हंसते हुए युगिन कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो क्यों नहीं। अब इसके बारे में सुनकर तो जाओकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। वो कहता है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कलेक्ट करके मॉडल बनूंगा। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह युगिन से सवाल करता है कि तुमने मुझे क्यों चुना? तुम्हारे साथ काम करने के लिए तुम तो किसी को भी चुन सकती थी ना। युगिन बताती है कि वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें चुना है, वो तो गॉड है, जिसने तुम्हें यह डेस्टिनी दी है। अब से तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो उन्हीं ने लिखा होगा। जाओकिन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, या फिर वो चाहता था कि वो उसे अच्छे से समझाए कि वो कहना क्या चाहती है। पर युगिन का कहना था कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, आगे का अगर तुम्हें जानना है तो वक्त के साथ साथ तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए वो उसे एक स्क्रिप्चर पकड़ाते हुए कहती है कि यह लो, टेस्ट को पास करने पर तुम्हें यह बुक रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है। इसमें बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है। यह एंशिएंट टेक्निक तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा अच्छे से एनहांस कर देगी, इसलिए इस टेक्निक का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लेना। कल से काम पर लगना है। जाओकिन भी लाइक, पर अभी तक मैंने इस काम के लिए हाँ नहीं कहा। युगिन यह कहते हुए निकल जाती है। ठीक है, ले लो, जितना सोचने का टाइम चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम इस काम के लिए तैयार हो तो इस टेक्निक को यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लेना। बेचारा जाओकिन और भी सवाल पूछना चाहता था, पर युगिन वहां से जा रही थी और देखते ही देखते वो वहां से नीचे गिरने लग जाता है। उसे वहां से भेजने के बाद युगिन भी लाइक, यह बिल्कुल उसके जैसा दिखता है और फिर मुस्कुराते हुए वो भी अपने काम पर लग जाती है। हमारा हीरो हेवन से सीधा अपने बेड पर आकर गिरा था। तभी उसके दोस्त लाउजो का कॉल आता है। वो तो फोन उठाकर अपने दोस्त को बताने वाला था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन तभी पीछे से उसके दोस्त की काफी घबराने की आवाज आ रही थी। उसे किसी ने बंदी बना रखा था। वह उसके फोन को छीनते हुए कहता है, अगर लाउजो को जिंदा देखना है तो फिर 10 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर हो जाओ, और अगर लेट हुआ तो उसकी लाश कलेक्ट करके ले जाने को मिलेगी। जाओकिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा उसका दुश्मन पैदा हो गया, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वह वहां से जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसके आगे के पार्ट्स चाहिए तो वीडियो को हाइप कर देना ताकि रीच मिले और ज्यादा व्यूज आए। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।